सौदेबाजी के प्रकार, टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन। सौदेबाजी दो प्रकार की होती है, प्रत्येक का एक अलग उद्देश्य और अलग मनचाहा परिणाम होता है। समस्या यह है कि सौदेबाजी करने वाला अक्सर दोनों में गफलत कर देता है, जिससे आपको उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलते जितने तब मिलते अगर आप इस बारे में पूरी तरह से स्पष्ट होते कि आप क्या कर रहे हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। पहले प्रकार की सौदेबाजी वह है जिसे मैं एक बार शैली करता हूँ। यहाँ आपको सामने वाले पक्ष से सिर्फ एक बार ही सौदेबाजी करनी होती है और दोबारा कभी नहीं करनी होती। इस तरह की सौदेबाजी में हर पक्ष का केवल एक ही लक्ष्य होता है, खरीदते समय कम से कम और बेचते समय ज़्यादा से ज़्यादा भाव तथा अच्छी शर्तें हासिल करना। बहुत अटल बने। पहले प्रकार या टाइप 1 सौदेबाजी में आप सामने वाले की विरोधी स्थिति में हैं। अगर वह खरीद रहा है तो उसका लक्ष्य सबसे कम संभव भाव पर खरीदना है, और अगर वह बेच रहा है तो वह आपसे सबसे ज़्यादा संभव भाव ऐंठना चाहता है। वह आपका मित्र नहीं है, चाहे वह कितना ही मुस्कुराए या सौदेबाजी में कितना ही विनम्र और शिष्ट हो। वह सिर्फ अपने बारे में और अपने खुद के लाभ या पुरस्कार के बारे में ही सोच रहा है। दिन के अंत में उसे दरअसल यह परवाह नहीं होती कि आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा देते हैं या आपको ज़रूरत से कम पैसे मिलते हैं। इस तरह की सौदेबाजी में आपको शांत, चालाक और स्वार्थी रहना चाहिए। यहाँ आप सर्वश्रेष्ठ संभव सौदा पाने के लिए किसी भी चाल या युक्ति का इस्तेमाल करने के हकदार हैं। एक बार जब सौदा पूरा हो जाए तो आपको यह मान लेना चाहिए कि आप उस व्यक्ति को दोबारा कभी नहीं देखेंगे या उसकी आवाज़ कभी नहीं सुनेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह आपको पसंद करता है या नहीं, आपका सम्मान करता है या नहीं, आपका मित्र बनना चाहता है या नहीं। मायने सिर्फ यह रखता है कि आपको सर्वश्रेष्ठ संभव सौदा मिल जाए। बाद के अध्यायों में आप कई रणनीतियों और तरकीबें सीखेंगे जिनका इस्तेमाल करके आप इस तरह की सौदेबाजी में अपनी सफलता को बढ़ा सकते हैं। दीर्घकालीन सौदेबाजी। दूसरे प्रकार की सौदेबाजी दीर्घकालीन सौदेबाजी या टाइप 2 सौदेबाजी होती है। यहाँ आप एक ज़्यादा जटिल अनुबंध करने के इरादे से जाते हैं जो लंबे समय तक चलेगा। इस मामले में जिस प्रोडक्ट, सेवा, अनुबंध या समझौते पर बातचीत हो रही हो उसकी प्रकृति के अनुसार आपको उस व्यक्ति या संगठन के साथ भविष्य में कई महीनों या वर्षों तक काम करना पड़ सकता है। 30 साल पहले जब मैंने शिकागो में एक निर्माता डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ऑडियो वीडियो लर्निंग प्रोग्राम बनाना शुरू किया तो मैं इस बात के लिए कृतज्ञ था कि कंपनी मेरे प्रोग्रामों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेच रही थी। सौभाग्य से कंपनी ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी जो उद्योग के लिहाज से न्यायपूर्ण और वाजिब थी। आज 30 साल बाद भी मैं उस कंपनी के साथ करीबी तौर पर काम कर रहा हूँ। मैं उस संगठन के मुख्य लोगों के साथ आज भी काम कर रहा हूँ जिनमें प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक के कर्मचारी शामिल हैं। इतने दशकों में बाजार बदला है, बहुत से लोग आकर चले गए और बाजार में ज़्यादा प्रोडक्ट आए हैं, लोकप्रिय हुए और अंतर गायब हो गए, लेकिन इस पूरे समय उस कंपनी के मुख्य लोगों के साथ मेरा संबंध दोस्ताना, स्नेहपूर्ण, विनम्रतापूर्ण और पेशेवर रहा है। चूँकि मैंने हमेशा इस संबंध को दीर्घकालीन संबंध माना था, इसलिए मुझे अपने जीवन में कुछ सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक अवसर परिणाम मिले हैं। चीनी अनुबंध। मैं इस रणनीति का इस्तेमाल वर्षों पहले शुरू किया था। अब तक मैं इसे हजारों कंपनियों और एग्जीक्यूटिव को सिखा चुका हूँ जिन्होंने इसका इस्तेमाल करके बहुत संतुष्टि और उत्कृष्ट परिणाम पाए हैं। आइए एक सामान्य पाश्चात्य अनुबंध और चीनी अनुबंध के बीच का फ़र्क समझकर शुरुआत करते हैं। पश्चिमी देशों में किसी अनुबंध की महीन इबारत पर सौदेबाजी करने में बहुत ज़्यादा समय लगाया जाता है। पहले हिस्से वाला पक्ष यह करेगा और दूसरे हिस्से वाला पक्ष यह करेगा, फिर यह अनुबंध पूरे व्यावसायिक संबंध का आधार बन जाता है। हर पक्ष से लिखित अनुबंध के एक एक शब्द के मुताबिक वादे पूरे करने की उम्मीद की जाती है। लिखित अनुबंध से जरा सा भी अंतर समझौते में अवरोध, आर्थिक दंड और मुकदमेबाजी तक ले जा सकता है। चीनी संस्कृति में, जहाँ मैं हर साल काफ़ी समय बिताता हूँ, अनुबंध की शर्तों पर सौदेबाजी की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है और सहमति बनाई जाती है। फिर उन शर्तों को कागज़ पर लिखा जाता है, उनकी समीक्षा की जाती है, उनमें फेरबदल किया जाता है और अंत दोनों पक्ष उस पर विधिवत हस्ताक्षर कर देते हैं। पाश्चात्य अनुबंध में बातचीत या सौदेबाजी का यही अंत हो जाता है, लेकिन चीनी अनुबंध में यह सौदेबाजी और चर्चाओं की शुरुआत है। चीनी मानसिकता में हर सोची गई या अपेक्षित चीज़ को लिख लिया जाता है।
लेकिन दोनों ही पक्ष स्पष्टता से यह समझते हैं कि आगे नई जानकारी मिलेगी और नई स्थितियाँ खड़ी होगी। नई जानकारी और नई स्थितियों की वजह से अनुबंध को बदलने की जरूरत पड़ सकती है, ताकि यह उस समय भी दोनों पक्षों के लिए न्यायपूर्ण और वाजिब हो। जब भी मैं किसी के साथ सौदेबाजी करता हूँ और 60 से ज़्यादा देशों के ग्राहकों के साथ मेरे अनुबंध हैं, तो मैं अक्सर जटिल और बहुल हिस्सों वाला अनुबंध करता हूँ, जिनमें कई हजार डॉलर और 2 पन्ने का अनुबंध शामिल होता है। शुरुआत में ही मैं इस तरह की बात कह देता हूँ, आइए हम अपने बीच एक चीनी अनुबंध करते हैं। इस प्रकार के अनुबंध में आप और मैं मिलकर व्यवसाय की बुनियादी शर्तों के बारे में सहमत होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ही इससे खुश रहें। अगर किसी भी समय कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे इस अनुबंध के आसपास की स्थिति बदल जाती है, तो हम मिलकर बैठेंगे और शर्तों पर दोबारा सौदेबाजी करेंगे, ताकि हम दोनों ही खुश बने रहें। और अच्छी खबर यह है कि यह चीनी अनुबंधों को लेकर मेरे साझेदारों और मुझ में कभी कोई बहस या मतभेद या मुकदमेबाजी नहीं हुई है। हर मामले में हम खुले और दोस्ताना रहते हैं। हमारा प्रयास इसी बात पर केंद्रित रहता है कि मिलकर काम करने की प्रक्रिया में हर पक्ष का अधिकतम लाभ हो।